नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में एक बहुत ही खूबसूरत विषय के बारे में अपन वार्ता वार्ता कर रहे हैं और इसी वार्ता के अंदर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा संधि का। संधि के किस प्रकार के नियम होते हैं, किस प्रकार के पिछली भर्तियों के अंदर अपन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में अपन ने बहुत ही अच्छे से अपन ने वार्ता की थी। और जैसे कि जो अपनी अंतिम क्लास थी, उस क्लास के अंदर अपन ने ज़िक्र किया था कि जब भी मिलेंगे, एक नए बिंदु के साथ में अपन मिलेंगे। तो कुछ पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद मैं आपके बीच में वापस से हाज़िर हुआ हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत बिंदु के साथ में। आज अपन उस खूबसूरत बिंदु के बारे में वार्ता करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न अपन से पूछे जाते हैं। किस प्रकार से प्रश्न पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए थे और कितनी संभावना रहती है कि आगे भी प्रश्न अपन से पूछे जाएँगे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज अपन जो एक नया बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बिंदु को आपके स्क्रीन पे जो लिखा आ रहा है, उस बिंदु को अपने मस्तिष्क में फिट कर दिया होगा कि आज अपन कौन-सा बिंदु पढ़ने वाले हैं। तो उस बिंदु का उस खूबसूरत बिंदु का नाम क्या है? समास और समास विग्रह। अपन समझेंगे कि समास क्या होता है? अपन समझेंगे कि समास से संबंधित किस प्रकार के अपन को प्रश्न पूछे जाते हैं। अपन समझेंगे कि समास की जो ये बिंदु है, इसको पढ़ने का जो रणनीति अपन की रहेगी, वो किस प्रकार से रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अपन ने पहला बिंदु अपन ने पढ़ा था, कौन-सा? संधि वाला। जो संधि वाला बिंदु अपन ने पढ़ा, जो अपना एक स्टेप था कि अपन इस बिंदु को किस स्टेप से गुजरते हुए पढ़ेंगे, तो वो स्टेप आपको पसंद आए होंगे। जैसे कि अपन ने किसी टॉपिक को स्टार्ट किया तो उसके बारे में उस टॉपिक से, उस बिंदु से संबंधित अपन ने शब्दावली अपन ने देखी थी, अपन ने उसके नियम, उसके उदाहरण अपन ने देखे थे और उसके बाद में अपन ने पूरा बिंदु का अपन ने सारांश देखा था। आज अपन जो बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी को उसी प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अपन समझेंगे कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है, समास विग्रह का अर्थ क्या होता है, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके अंदर जो प्रयुक्त होने वाली शब्दावली है, उस शब्दावली का अर्थ अपन समझेंगे और इसके बाद में अपन देखेंगे कि इस टॉपिक का सारांश क्या होगा। फिर अपन इसके बाद में वार्ता करेंगे कि पिछली भर्तियों के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आगामी भर्तियों के अंदर संभावित प्रश्नों की अपन वार्ता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने लिखा आ रहा है समास। तो समास समास शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं आपके सामने शब्द लिखता हूँ समास। तो इस समास शब्द से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि समास शब्द का आप विच्छेद करें। क्या आप इसके अंदर जो विच्छेद करेंगे वो संधि के नियम से करेंगे या फिर संयोग से? मैं आपके सामने 2 विकल्प रख देता हूँ। पहला विकल्प, इस समास शब्द के विच्छेद करने के 2 विकल्प आपके सामने रखता हूँ। उन दोनों विकल्पों में से आपको चुनाव करना है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। अगर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये आपको बताना है। ये आपका तो मैं आपके सामने शब्द लिखता हूँ सम, धन, आस। क्या लिखा मैंने? सम, धन, आस। और दूसरा विकल्प मैं आपके सामने लिखता हूँ सम, धन, आस। आपके सामने 2 विकल्प दिए गए हैं। दोनों विकल्पों को आपको देखना है कि ये सही किस प्रकार से होगा। दोनों विकल्पों के अंदर आपको संधि के नियम लगाकर देखने हैं। अगर संधि के नियम लग रहे हैं तो। अगर संधि के नियम नहीं लग रहे, क्या इसके अंदर संयोग है या फिर संधि है? ये आपको तय करना है। संधि टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसका जवाब आराम-आराम से दे पाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अपन बात कर लेते हैं इस दूसरे शब्द की, दूसरे विकल्प की, जो आपके सामने लिखा आ रहा है, सम, धन, आस।
तो सबसे पहले अगर मैं इसको सही मान लेता हूँ कि ये जो दूसरा विकल्प है एकदम सही है और इसके अंदर संधि का नियम लग रहा है, तो आप ये बताइए कि इसके अंदर कौन-सी संधि का नियम लगेगा? मैं आपको थोड़ा-सा हिंट देता हूँ, इसके अंदर स्वर संधि का एक प्रकार का नियम लगने वाला है। चलिए, इस म के अंदर कौन-सा स्वर है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से संधि होती है, ठीक है? तो इस म के अंदर अंतिम वर्ण क्या है? अ है। इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ है। और आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको आ दे रखा है। आगे आपको क्या दे रखा है? आ दे रखा है। जब मैं इस प्रकार से इस परिस्थिति को देखता हूँ, इस स्थिति को देखता हूँ, तो मेरे मस्तिष्क में, दिमाग में, मेरे दिलो-दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये कौन-सी संधि है? ये मेरे को क्या दिख रहे हैं? सजातीय स्वर दिख रहे हैं। सजातीय स्वर दिख रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर संधि कौन-सी? तो सजातीय स्वर आते ही मेरे दिमाग में आता है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है कि इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है। तो इन दीर्घीकरण हो जाने से जो नया स्वर बनेगा, वो क्या बनेगा? आ बनेगा। अब उसी प्रकार से जैसे कि अपन संधि के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है? स और म हलंत के साथ में और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है? यहाँ पे आपका बच रहा है सौ और इस अ की मात्रा इस म के साथ में जुड़ जाएगी, तो म के साथ में आ की मात्रा जोड़ देने से शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा समास। शब्द क्या बन जाता है? समास शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? समास शब्द बन जाता है। तो क्या ये जो प्रक्रिया अपन ने अपनाई, क्या वो सही है? तो अपन ने जब संधि पढ़ी थी तब मैंने आपको बतलाया था कि जो भी शब्द का आप संधि विच्छेद कर रहे हैं और जो संधि विच्छेद से जो शब्द निकल कर आते हैं, उन दोनों का क्या होना चाहिए? सार्थक अर्थ होना चाहिए। सार्थक ये शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे को सम मिल रहा है, क्या ये सार्थक है? क्या यहाँ पे जो आश मिल रहा है, क्या ये सार्थक है? अब अपन पढ़ते हैं इस सम को कहाँ पढ़ते हैं? गणित के अंदर पढ़ते हैं सम विषम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये शब्द सही है, अपने दिमाग में ये आता है। लेकिन अब जब अपन इसको देखते हैं सम प्लस आस को, तो यहाँ पे अपन को क्या मिलता है कि सम एक उपसर्ग है। सम क्या है? सम एक उपसर्ग है और इसका मेल किसके साथ में हो रहा है? आस के साथ में हो रहा है और इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है? इन दोनों के मेल से समास शब्द बन रहा है। क्या बन रहा है? समास शब्द बन रहा है। तो अब इन दोनों में से सही कौन-सा होगा? जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मेल होता है उनका सार्थक निकलना चाहिए। कि वो कैसे शब्द होने चाहिए? सार्थक शब्द होने चाहिए। लेकिन इस सम का अर्थ गणित वाले सम से लें तो इसके साथ में इसका कोई सार्थक रूप नहीं निकलता। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आपका गलत हो जाता है। तो सही क्या होगा? तो सही आपका हो जाएगा उपसर्ग के साथ में सम प्लस आस। क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा और इसके अंदर क्या नहीं होगी? संधि नहीं होगी तो क्या होगा? संयोग होगा। तो समास शब्द किससे मिलकर बना है? सम धन आस से और इस सम का अर्थ क्या होता है? इस सम का अर्थ होता है पास। इस सम का अर्थ क्या होता है? पास होता है और इस आस का अर्थ क्या होता है? इस आस का अर्थ होता है बैठाना। इस आस का अर्थ क्या होता है? बैठाना। ये तो समास के अपन ने विच्छेद करके देखे, इन दोनों शब्दों के अर्थ अपन ने समझे कि सम धन आस, सम का अर्थ हो जाता है पास में और आस का अर्थ हो जाता है बैठाना। और यदि बात करें अपन इस समास शब्द की, इस समास शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इस समास शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? इस समास शब्द का अर्थ हो जाएगा संक्षेप। संक्षेप यानी कि शॉर्टकट। किसी बात को शॉर्टकट में कहना। किसी बात को शॉर्टकट में कहना। ठीक है? तो शॉर्टकट में कैसे? संक्षेप में कैसे? जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा दिन और रात। क्या लिखा? दिन और रात मैंने आपके सामने लिखा। अब मैं आपसे कहता हूँ
कि इसी बात को आपको बिना किसी अर्थ बदले, बिना किसी भाव के बदले इस बात को आपको शॉर्टकट में कहना है, संक्षेप में आपको कहना है। तो आप क्या करेंगे कि जितना संभव हो सके इनमें से उन शब्दों को मैं हटा दूँ, जितना संभव हो सके मैं उन शब्दों को हटा दूँ, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? अर्थ नहीं बदलना चाहिए, भाव नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मैं इस और को क्या कर सकता हूँ, इस और को मैं हटा सकता हूँ। तो इस और को मैं हटा देता हूँ, तो इसका शॉर्टकट क्या बन जाता है, इसका संक्षेप क्या बन जाता है? दिन-रात। क्या बन जाता है? दिन-रात। ये क्या लिखा अपन ने? इस बात को जो ये बात आपके सामने लिखी आ रही है, दिन और रात को अगर आपको संक्षेप में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? दिन-रात। क्या ये जो मैंने दिन-रात लिखा, दिन और रात लिखा, इससे के अर्थ में किसी प्रकार से भिन्न है क्या? प्रश्न ये करना है कि इन दोनों के अंदर अर्थ के अंदर या भाव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और यदि फ़र्क आ जाता है, तो आपने जो संक्षेप रूप लिखा है, वो क्या लिखा है? वो गलत लिखा है। वो क्या लिखा है? वो आपने गलत लिखा है। ठीक है? तो समास का अर्थ क्या हो जाता है? तो समास का अर्थ हो जाता है कि संक्षेप। तो अपन समास, संधि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? ये बिंदु अपन क्यों पढ़ रहे हैं? जब अपन हिंदी व्याकरण को शुरू करते हैं, तब अपन शब्द निर्माण को देखते हैं। शब्द निर्माण की इकाइयाँ अगर आपसे पूछे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शब्द निर्माण की इकाइयाँ कौन-कौन सी हैं? शब्द निर्माण की इकाइयाँ, शब्द निर्माण यानी कि किसी भी व्याकरण को उसकी मजबूती किससे मापी जाती है? कि उसके पास शब्द भंडार कितना है, शब्दकोश कितना है। किसी शब्दकोश या किसी शब्द भंडार के अंदर अगर आपको बढ़ोतरी करनी है, तो क्या होना चाहिए? आपको शब्दों का निर्माण करते रहना चाहिए और शब्द निर्माण किन-किन बिंदु से होता है, अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो शब्द निर्माण की मैं कह दूँ शब्द निर्माण के तरीके या फिर क्या कह सकते हैं, शब्द निर्माण की इकाइयाँ। तो शब्द निर्माण की इकाइयाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं। किस प्रकार से कौन-कौन सी होती हैं? पहले वो बात कर लेते हैं। पहला बिंदु अपन ने जो पढ़ा, कौन-सा? संधि का। तो शब्द निर्माण की इकाई कौन-सी है? संधि है और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, अपन जो पढ़ रहे हैं समास और इनके अतिरिक्त कौन-सा है? इनके अतिरिक्त जो अपन समास के बाद पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और चौथी इकाई जो है वो कौन-सी है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। ये 4 इकाइयाँ शब्द निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाती हैं। किस प्रकार से ये शब्द का निर्माण करती हैं? एक अपन ने टॉपिक पढ़ा कौन-सा? संधि का। इसी के उदाहरण लेकर अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक 2 शब्द लिखता हूँ। एक मैंने आपके सामने लिखा विद्या और एक दूसरा शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ आलय। तो इन दोनों शब्दों का अपना अलग-अलग अर्थ है। विद्या विद्या कहती है आपके ज़हन में, आपके दिलो-दिमाग में इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है और आलय का नाम आते ही आपके दिमाग में इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो आलय का अर्थ क्या होता है? तो आलय का अर्थ हो जाता है मंदिर या फिर आप क्या कह सकते हैं, घर भी कह सकते हैं। तो इस आलय का अर्थ क्या हो गया? मंदिर या फिर घर। विद्या जो अपन विद्या, शिक्षा यानी कि विद्या, ठीक है? अब 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों के मेल से अपन एक नया शब्द बनाएँगे, कौन-सा? इन दोनों के मेल से इन दोनों के मेल से मैंने एक नया शब्द बनाया, कौन-सा? विद्यालय। अब ये कैसे बना? किस प्रकार से बना? संधि का कौन-सा नियम लगा? इसकी बातें अपन ने कर रखी है। मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब्द निर्माण के अंदर इन बिंदुओं का किस प्रकार से अपनी भूमिका होती है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। 2 शब्द अपने पास थे, एक था विद्या और दूसरा था आलय। इन 2 शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना है कौन-सा? विद्यालय। तो ये जो विद्यालय शब्द है, ये कहाँ पर आया? अपने शब्दकोश के अंदर आया, अपने शब्द भंडार के अंदर एक नया शब्द जुड़ा, कौन-सा? विद्यालय। तो इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे समास के अंदर, उपसर्ग के अंदर और प्रत्यय के अंदर भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो शब्द निर्माण की अपन कितनी इकाइयाँ पढ़ते हैं? 4 इकाइयाँ पढ़ते हैं। कौन-कौन सी? संधि जो अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी।
दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। ये इसी क्रम के साथ आए कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पिछली भर्तियों के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न था कि निम्न में से शब्द निर्माण की कौन-सी इकाई नहीं है? तो इनमें से चारों में से कोई 3 आपको दे रखी थी और उस वहाँ पे चौथी कोई भी इकाई दे दी जैसे कि संधि कह दो, समास कह संधि कह दो, संज्ञा कह दो, सर्वनाम कह दो, कुछ भी। इन चारों के अलावा कोई एक अन्य देकर प्रश्न पूछा गया था कि शब्द निर्माण की निम्न में से कौन-सी इकाई नहीं है? तो ये जो प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि शब्द निर्माण की कौन-कौन सी इकाइयाँ होती हैं? तो 4 इकाइयाँ होती हैं। कौन-सी? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है? तो वापस बढ़ते हैं अपन समास की ओर। समास समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम, धन, आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। इस आस शब्द को देखता हूँ तो मेरे दिलो-दिमाग में 2 शब्द आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। कौन से? एक शब्द इस आस से बना, कौन-सा? आसन। क्या बना? आसन। और इसी से मिलता-जुलता एक शब्द बनता है आसन्न। ये जो 2 शब्द आपके सामने लिखे हैं, ये शब्द युग्म के अंदर अपन से पूछे जाते हैं। शब्द युग्म और ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा है आसन और आसन, ये भी पिछली भर्ती के अंदर पूछा गया था। ये यहाँ से नहीं बना था, लेकिन इस आस शब्द को देखकर ये शब्द अपने दिलो-दिमाग में अपने आप आते हैं। तो इस आसन शब्द का अर्थ क्या होता है? इस आसन शब्द का अर्थ होता है बैठना और इस आसन शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? इस आसन शब्द का अर्थ हो जाता है निकट। क्या अर्थ हो जाता है? निकट अर्थ हो जाता है। और इसके साथ में एक और शब्द जोड़ सकते हैं, आसान। और इस आसान शब्द का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं कि इसका अर्थ बहुत ही आसान है। ठीक है? तो सम, सम धन आस और इस अगर मैं आपसे पूछूं इस समास शब्द का विलोम क्या होगा? तो समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो जैसे कि अपन ने संधि पढ़ी थी तब वहाँ पे अपन ने बात की थी संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम अपन ने पढ़ा था कि विच्छेद। संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है। वो अपन ने वहाँ पे पढ़ा। और यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि समास शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या आपके दिमाग में जो मैं लिख रहा हूँ वो आ रहा है? अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्यों? समास का अर्थ अपन ने क्या समझा? समास 2 शब्दों से मिलकर बना सम, धन, आस। इस आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। इस आस का अर्थ क्या होता है? बैठना या बैठाना। और इस सम का अर्थ क्या होता है? पास में। अगर इसका मेरे को विलोम बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा? इस पास के स्थान पर मेरे को क्या करना होगा? इस पास के स्थान पर मेरे को करना होगा दूर। अगर कोई मेरे पास बैठ रहा है, अगर इसका विलोम करना है तो मुझे क्या करना होगा कि मेरे से कोई दूर बैठ रहा है। तो इसका विलोम हो गया, एकदम अपोजिट हो गया। तो अगर इस दूर को इस सम के स्थान पर मैं ऐसा क्या लिखूँ कि इसका अर्थ दूर हो जाए, तो दूर के लिए एक उपसर्ग काम में लिया जाता है, वो ये कि वी और वी धन आस शब्द बना और ये वी धन आस क्या है? इस समास का विलोम है और शब्द क्या बनेगा? आप ये बताइए कि ये कौन-सी संधि का नियम है? ये कौन-सी संधि का नियम यहाँ पे लगा? आपको ये बताना है, ठीक है? तो समास शब्द का विलोम हो जाता है व्यास और समास शब्द का अर्थ हो जाता है संक्षेप। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम, धन, आस। सम का अर्थ पास में और आस का अर्थ हो जाता है दूर। और यदि मैं इस समास शब्द की परिभाषा की बात करूं कि समास शब्द की परिभाषा क्या होगी, तो समास शब्द की जो परिभाषा होगी क्या होगी कि 2 शब्दों के मध्य 2 शब्दों के मध्य 2 शब्दों के मध्य 2 शब्दों के मध्य कारक चिन्ह क्या कहते हैं? कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह को मैं कह सकता हूँ विभक्ति। क्या कह सकता हूँ? विभक्ति कह सकता हूँ।
कि दो शब्दों के मध्य कारक चिन्ह या फिर क्या दे रखा हो, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हटाने की जो विधि होती है, हटाने की जो क्या होती है, विधि होती है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस बात को जरा हाइलाइट करके लिखना कि समास की परिभाषा क्या होती है, कि दो शब्दों के मध्य, जैसे कि अपन ने बात की थी दिन और रात की, दिन और रात। ये एक किसी बात को मैं विस्तार के साथ में कह रहा हूँ। समास का अर्थ क्या होता है कि संक्षेप में कहना, और अगर मैं इसको संक्षेप में कहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? इसको हाइफ़न के साथ में लिख दूँगा दिन-रात। ये मैंने इसको संक्षेप में लिख दिया। क्या लिखा आ रहा है? दिन और रात। समास की परिभाषा क्या कह रही है? समास की परिभाषा कह रही है कि 2 शब्दों के मध्य, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 2 शब्दों यहाँ पे आपको लिखना है 2 शब्दों के मध्य कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं, कि कारक चिन्ह या फिर योजक चिन्हों को हटाने की जो विधि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि आपके सामने लिखा आ रहा है दिन और रात। क्या लिखा आ रहा है? दिन और रात। कारक चिन्ह या फिर योजक चिन्ह, और जो ये और दे रखा है, ये क्या है? एक योजक चिन्ह है। इसको हटाने की जो विधि होती है, इसको मैंने हटा दिया और ये शब्द मैंने आपके सामने लिख दिया दिन-रात। ये क्या है? ये समास है। ये जो शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है, क्या ये समास है? या फिर इस और को हटाने की जो प्रक्रिया थी, वो समास है? आपके सामने 2 प्रश्न हैं, कि जो मैंने ये शब्द लिखा दिन-रात, क्या ये समास है? या फिर इस और को हटाने की जो प्रक्रिया थी, कि मैंने इस और को किस प्रकार से हटाया, किस विधि के अनुसार हटाया, ये समास है? ज़रा गौर करना। मैं क्या लिख रहा हूँ, कि परिभाषा को देखो ज़रा, कि समास की परिभाषा क्या कहती है, कि 2 शब्दों के मध्य स्थित कारक चिन्ह या योजक चिन्हों को हटाने की जो विधि होती है, उन्हें समास कहते हैं। अच्छा, इस जैसे कि अपन को दिन और रात के अंदर और शब्द मिला, ये एक योजक चिन्ह है, इसको मैंने हटा दिया, इसको हटाने की जो विधि है, उसे समास कह दिया। और जो इसके बाद जो बच रहा है, इसे क्या कहूँगा? इसको तो मैं समास कह नहीं सकता, कि समास क्या कहता है, कि हटाने की विधि समास कहलाती है। और हटाने के बाद जो बचा हुआ दिन-रात है, क्या ये समास है? ये समास नहीं है, और ये समास नहीं है तो फिर क्या है? तो ये क्या है? एक अपन शर्त सीखेंगे, सामासिक पद। सामासिक पद, इस शर्त को समझने से पहले अपन 1-2 शब्दावली और समझते हैं, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि सामासिक शब्द या सामासिक पद क्या है। आप यहाँ पे समझ गए कि दिन-रात ये क्या है? ये एक सामासिक पद है। ये समास नहीं है। ये जो दिन-रात लिखा, ये समास नहीं है। ये क्या है? ये सामासिक पद है। इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि सामासिक पद क्या होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा दिन-रात। क्या लिखा? दिन-रात मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है? तो ये जो दिन लिखा है, ये क्या है? ये पहला पद है, और जो रात लिखा है, ये क्या है? दूसरा पद है। इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं कहता हूँ पहला पद। क्या कहता हूँ? पहला पद। और इसको मैं कहूँगा कि दूसरा पद। क्या कहूँगा? दूसरा पद। या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ पूर्व पद। क्या कह सकता हूँ? पूर्व पद कह सकता हूँ, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ? पर पद कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ उत्तर पद। क्या कह सकता हूँ? उत्तर पद कह सकता हूँ। पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है सामासिक पद। क्या कहा जाता है? सामासिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामासिक पद कहा जा सकता है। और क्या कह सकते हैं इन्हें? इन्हें समस्त पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समस्त पद भी कह सकते हैं। और इनको क्या कह सकते हैं? इनको कह सकते हैं समास युक्त पद। क्या कह सकते हैं?
समास युक्त पद भी कह सकते हैं, समास युक्त पद, लेकिन इनको समास नहीं कह सकते, क्योंकि समास क्या कहता है कि जो कारक चिन्ह, योजक चिन्ह दिए गए हैं, उनको जो हटाने की विधि होती है, उन्हें समास कहते हैं। जो ये आखिरी में अपने बच गया पर पूर्व पद और उत्तर पद, इनको समास नहीं कह सकते, तो इनको क्या कहेंगे? इनको सामासिक पद कह सकते हैं, इनको समस्त पद कह सकते हैं, या फिर इनको क्या कह सकते हैं? समस्त पद या समास युक्त पद कह सकते हैं। ठीक है? तो ये मोटा-मोटी चर्चा हो गई समास और समास से संबंधित परिचय की, समास से संबंधित शब्दावली की। और दूसरी शब्दावली अपन जो समझने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है? कि मैंने एक टर्म आपके सामने लिखी थी, एक शर्त आपके सामने लिखी थी, दिन और रात। क्या लिखा था? दिन और रात। और इसको मैंने संक्षेप में आपके सामने लिखा था, दिन-रात। क्या लिखा था? दिन-रात। ये जो दिन-रात लिखा, ये क्या हो गया? ये तो हो गया समास। और इस समास के मध्य, इन 2 शब्दों के मध्य कारक चिन्ह या फिर योजक चिन्ह जो लोप है, इन दोनों के मध्य कारक चिन्ह और योजक चिन्हों का क्या है? लोप है। उनको पुनः वापस लाने की जो प्रक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समास विग्रह कहते हैं। एक बार वापिस गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ कि सामासिक पद के मध्य जो लोप है, जो लुप्त हो गई, जब अपन ने समास किया था, इनके जो मध्य कारक चिन्ह, योजक चिन्ह थे, उनका अपन ने क्या कर दिया था? लोप कर दिया था। अब समास विग्रह के अंदर इसका उल्टा करना है कि जो इन दोनों के मध्य, इन 2 पदों के मध्य कारक चिन्ह या योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह, जो भी, उनको वापिस लाने की जो प्रक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा दिन और रात, इसके मध्य मेरे को योजक चिन्ह लाना है। तो मैं योजक चिन्ह कौन-सा लेके आया? और। और इस और को लाने की जो प्रक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समास विग्रह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अब समास विग्रह के भी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे कि एक पहली शर्त मैं आपके सामने लिखता हूँ कि समास के अंदर प्रयुक्त पदों का ही उपयोग करना है आपको समास विग्रह के अंदर। पहली शर्त क्या है? कि समास या सामासिक शब्द के अंदर क्या कह सकते हैं कि सामासिक सामासिक पद में सामासिक पद में प्रयुक्त प्रयुक्त पदों का ही पदों का ही उपयोग करना है आपको, उपयोग करना है किसमें? उपयोग करना है आपको समास विग्रह में। ये जो मैंने शर्त आपके सामने लिखी है, ये बहुत सारी किताबों के अंदर लिखी हुई नहीं है। बहुत सारे अध्यापक गण भी आपको ये जो आवश्यक शर्त है, ये नहीं बताते। तो यूट्यूब के इतिहास में पहली बार समास विग्रह की जो आवश्यक शर्तें हैं, वो बता रहा हूँ। और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस समास विग्रह के प्रकार कितने होते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन ने सीखा था कि समास के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन अपन ने कभी नहीं सीखा, अपन ने कभी नहीं पढ़ा शायद कि समास विग्रह के भी प्रकार होते हैं, और समास विग्रह के प्रकार होते हैं तो कितने होते हैं। तो आज अपन यूट्यूब के इतिहास में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं कि समास विग्रह के प्रकार और समास विग्रह करने की आवश्यक शर्तें क्या है। तो पहली शर्त मैंने आपके सामने क्या लिखी कि सामासिक पद में प्रयुक्त पदों का उपयोग आपको समास विग्रह में करना है, जितना संभव हो सके। जैसे कि मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूँ, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा ग्रामोगत। क्या लिखा? ग्रामोगत। तो ये आपके सामने क्या है? ये किसी बात का संक्षेप रूप है, यानी कि ये समास किया हुआ है, सामासिक पद है। क्या है? ग्रामोगत। और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इसका समास विग्रह करना है। तो आप इसका समास विग्रह करेंगे कि गाँव को गया हुआ। इसका अर्थ क्या निकलता है कि गाँव को गया हुआ। ये मैंने लिख दिया गाँव को गया हुआ। क्या लिखा?
गाँव को गया हुआ, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। ग्रामोगत यानी कि गाँव को गया हुआ, इसके अर्थ में, इसके भाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ग्रामोगर्त का अर्थ क्या होता है कि गाँव को गया हुआ और इसका मैंने विग्रह किया। विग्रह करने के बाद इसके अर्थ में, इसके भाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको रुकना है। क्यों रुकना है? कि ये क्या कह रहा है कि सामासिक पद में प्रयुक्त पदों का उपयोग आपको समास विग्रह में करना है। तो सामासिक पद के अंदर मेरे को एक शब्द मिल रहा है, एक पद मेरे को ग्राम मिल रहा है और दूसरा पद मेरे को मिल रहा है गत। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है और इन दोनों पदों को क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। समास किसे कहते हैं कि कारक चिन्ह, योजक चिन्ह को हटाने की जो विधि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि प्रयुक्त पदों का ही उपयोग करना है। आपके सामने प्रयुक्त पद कौन से हैं? एक है ग्राम और दूसरा कौन-सा है? गत। तो क्या यहाँ पे मैंने जो विग्रह किया है, इसके अंदर मैंने इन पदों का उपयोग किया है? अगर मैंने इन पदों का उपयोग किया है, तब तो मेरा समास विग्रह सही है, एकदम शुद्ध रूप से सही है और यदि मैंने इनके अन्य रूप या इनके समानार्थी अर्थ प्रयोग किए हैं, तब ये गलत हो जाता है। ठीक है? तो ग्रामोगत का एकदम शुद्ध रूप से विग्रह जो होगा, क्या होगा? तो वो होगा ग्राम को गत। क्या होगा? ग्राम को गत। क्या अब मैंने जो विग्रह किया है ग्राम को गत, इसके अंदर जो ये शर्त कह रही है, इसके अनुसार मैंने इसका विग्रह किया है? और यदि इसके अनुसार मैंने विग्रह किया है, तब तो ये सही है, अदरवाइज़ अन्यथा ये गलत है। तो मैंने इसके अंदर जो पद युक्त यु काम में आ रहे हैं कौन से? एक ग्राम और दूसरा गत और इसके विग्रह के अंदर मैंने ग्राम को गत लिखा। इसका अर्थ क्या हुआ? इस शर्त के अनुसार मैंने इसका एकदम सही क्या-क्या है? इसका विग्रह क्या है? दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूँ, बहुत ही खूबसूरत उदाहरण, बहुत ही शानदार उदाहरण। मैं आपके सामने उदाहरण लिखता हूँ जलद। क्या लिखा मैंने आपके सामने? जलद और जलद का अर्थ आपको पता है, क्या होता है? बादल। जलद का अर्थ क्या होता है? बादल। लेकिन अगर आपसे इसका समास विग्रह करने को कहूँ, तो आप किस प्रकार से करेंगे? इस शर्त के अनुसार आपको करना है कि समासिक पद में प्रयुक्त पदों का उपयोग आपको समास विग्रह में करना है। चलिए मैं इसका विग्रह समास के सामासिक पद के अंदर जो प्रयुक्त पद हो रहे, उसके अनुसार करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा? एक पहला पद मेरे को जल मिला। इसके अंदर पहला पद कौन-सा है? पहला पद जल है और दूसरा पद क्या है? द है। पहला पद तो ज है और दूसरा पद क्या है? द है। तो यहाँ पे इसका विग्रह जो बनेगा वो क्या बनेगा कि जल को द। तो इसका जो मैंने ये समास विग्रह लिखा है, क्या इस विग्रह से जो ये कहना चाह रहा है, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है क्या? तो दूसरी शर्त आपको ये लिखनी है इसके अंदर कि अगर कुछ ऐसे शब्द मिल जाए जिसके कारण उसकी पूर्ण अर्थ की संभावना नहीं रहती है, तब आप उस शब्द का अर्थ वहाँ पे लिख सकते हैं विस्तार से। जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा जलद, तो इसका जो अपन सही रूप से इसका विग्रह करेंगे, तो वो क्या करेंगे? तो वो विग्रह करेंगे अपन जल को द का अर्थ अपन ने क्या समझा था कि देने वाला। क्या होता है? देने वाला। जल को देने वाला। तो इसका एकदम शुद्ध रूप से अगर मैं आपसे कहूँ तो समास विग्रह किस प्रकार से होगा? जल को देने वाला और आपके सामने मैं एक शब्द लिखता हूँ जलज। तो इसका आपको एकदम शुद्ध रूप से इसका विग्रह करना है। मन ही मन मस्तिष्क के अंदर, अपने दिलो-दिमाग के अंदर इसका विग्रह करना है और इस बात को अच्छे से समझना है। तो पहला इसकी विग्रह की शर्त क्या हो जाती है? पहली शर्त ये हो जाती है कि जो सामासिक पद है, उसके अंदर जो पद काम में लिए जा रहे हैं, उन्हीं पदों का उपयोग आपको करना है समास विग्रह के अंदर। और दूसरी बात क्या सीखी अपन ने कि जो सामासिक पद के अंदर कुछ ऐसे शब्द मिल जाए, जो अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते, तो उनका विस्तार के साथ में आप अर्थ लिख सकते हैं। तो ये 2 बातें होती हैं समास विग्रह से संबंधित अति महत्वपूर्ण बातें हैं।
अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि समास विग्रह के प्रकार कितने होते हैं। तो समास विग्रह के प्रकार कितने होते हैं? समास विग्रह के प्रकार यूट्यूब के इतिहास में पहली बार अपन समझने जा रहे हैं कि समास विग्रह के भी प्रकार होते हैं क्या? समास विग्रह के 2 प्रकार होते हैं। समास विग्रह के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं और 2 प्रकार कौन-कौन से? पहला प्रकार होता है लौकिक समास विग्रह। क्या होता है? लौकिक समास विग्रह। और दूसरा प्रकार होता है अलौकिक समास विग्रह। अलौकिक समास विग्रह। लेकिन लेकिन ये जो मैंने 2 प्रकार आपके सामने लिखे हैं, समास विग्रह के, ये मूल यानी कि संस्कृत के अंदर अपन पढ़ते हैं। लेकिन इनमें से एक ही प्रकार हिंदी के अंदर प्रचलन में है, वो कौन-सा? लौकिक समास विग्रह। हिंदी के अंदर कौन-सा प्रचलन में है? समास विग्रह का पहला प्रकार यानी कि लौकिक समास विग्रह। ठीक है? एक और शब्दावली समझते हैं, कौन-सी? अपन अभी तक जो शब्द समझे, जो शब्दावली समझी, वो ये समझी कि सामासिक पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह किस प्रकार से किया जाता है, समास विग्रह की शर्तें क्या होती हैं, समास विग्रह के प्रकार कितने होते हैं। अब आपको एक शर्त और समझनी है, फिर अपन समझेंगे कि समास के प्रकार कितने होते हैं। अभी अपन ने जो समझा था कि समास विग्रह के प्रकार कितने होते हैं। अभी अपन समझेंगे कि समास के प्रकार कितने होते हैं। एक शर्त अपन समझते हुए चलते हैं, फिर अपन समझेंगे कि समास समास के प्रकार कितने होते हैं। एक शर्त आपके सामने लिखी आ रही है कि प्रदान। एक उदाहरण समझते हैं पहले। पहला अपन एक ही उदाहरण लेते चल रहे हैं कि दिन और रात। मैंने आपके सामने क्या लिखा? दिन और रात। और इसका अपन ने ये तो क्या है? ये है समास विग्रह। ये क्या है? ये समास विग्रह है। और अगर इसका मेरे को समास करना है, तो इसका समास क्या होगा? इसका समास हो जाएगा दिन-रात। और ये जो दिन-रात मैंने लिखा, ये क्या है? ये एक सामासिक पद है। ये क्या है? ये एक सामासिक पद है। और इस दिन और रात के अंदर ये जो पहला पद लिखा, ये क्या है? ये पूर्व पद है। इसको क्या कहते हैं? इसको पूर्व पद कहते हैं और इसको मैं कहूँगा उत्तर पद। इसको क्या कहूँगा? उत्तर पद। इसको क्या कहूँगा? उत्तर पद। तो इन इनका संबंध इस प्रधान शब्द से प्रधान पद से किस प्रकार से है? किससे? प्रधान पद से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्रधान पद। यहाँ पे अपन समझेंगे एक प्रधान पद और एक गौण पद। तो प्रधान पद का अर्थ, प्रधान पद शब्द को देखते ही अपने मस्तिष्क में आता है कि प्रधान यानी कि मुख्य। तो इन दोनों में से पूर्व पद और उत्तर पद में से जो प्रधान होता है, उसी के आधार पर समास के प्रकारों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रधान का अर्थ समझते हैं। तो प्रधान का अर्थ बस इतना सा होता है कि इन दोनों पदों में से, प्रधान का अर्थ क्या होता है कि इन दोनों पदों में से कि जिसके अर्थ पर मुख्य बल पड़ता है, वो क्या होता है? प्रधान होता है। इन दोनों पदों में से जिसके अर्थ पर मुख्य बल पड़ता है, वो क्या होता है? प्रधान होता है। ये थोड़ी-सी तकनीकी शर्त है, इसको समझेंगे। अपन जब समास को पढ़ेंगे, उसके साथ में आपको उदाहरणों के साथ में समझाता हुआ चलूँगा कि प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है। यहाँ पे आपको बस मस्तिष्क में अपने फिट करना है कि प्रधान और गौण 2 शर्तें हैं। प्रधान का अर्थ क्या होता है कि जिसका अर्थ पर मुख्य बल पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर बात करते हुए चलते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ में लिखा, एक उदाहरण लिखा यथासंभव। क्या लिखा? यथा यथासंभव। और इसका मैं समास विग्रह करता हूँ, तो इसका समास विग्रह मैं क्या करूँगा कि जितना संभव हो सके। इसका समास विग्रह क्या होगा कि जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके।
तो यहाँ पे आपको 2 पद मिल रहे हैं, यथा और संभव। और जो ये यथा है, ये क्या है? पूर्व पद है और इसके अंदर जो संभव है, ये क्या है? उत्तर पद है। अब आपको इन दोनों में से ये समझना है कि प्रधान कौन-सा है और गौण कौन-सा है। कि यथासंभव, जितना संभव हो सके, कितना संभव। संभव तो क्या है? संभव एक स्थिर स्थिति आ गई, ये फिक्स है, संभव है। लेकिन कितना संभव है? कि जितना संभव हो सके आपको पढ़ना है, कि जितना संभव हो सके आपको 12 घंटे पढ़ना है, जितना संभव हो सके। तो यहाँ पे जो प्रधान शब्द है, जो प्रधान पद है वो कौन-सा हो जाएगा? वो प्रधान पद हो जाएगा यथा। क्यों? क्योंकि इस यथासंभव के पद पर मुख्य बल किसका है? इस यथा का मुख्य बल है। मुख्य बल किसका है? इसके अर्थ पर। मुख्य बल किसका है? यथा का है। इसीलिए प्रधान पद कौन-सा हो जाता है? ये यथा प्रधान पद हो जाता है। और एक प्रधान आपको मिल गया, तो गौण कौन है? वो अपने आप मिल जाएगा। जो प्रधान है, जैसे कि इसके अंदर प्रधान कौन है? यथा है। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे 2 शर्तें सीख रहे हैं, एक प्रधान और एक अपन सीख रहे हैं गौण। इस प्रधान और गौण को अपन क्यों सीख रहे हैं? इसको इसलिए सीख रहे हैं ताकि अपन समास के कितने प्रकार होते हैं, उसको समझ सकें। क्योंकि समासों के प्रकारों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? समासों के प्रकारों का वर्गीकरण इस पद प्रधानता के आधार पर किया जाता है। हालाँकि वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। उनमें से एक आधार क्या है? पद प्रधानता। अपन समझेंगे कि समास के कितने प्रकार होते हैं। आपको जवाब में मिलेगा 4 प्रकार होते हैं, कि 5 प्रकार होते हैं या फिर 6 प्रकार होते हैं। अपन इन तीनों का अंतर समझेंगे कि 4 प्रकार कब होते हैं, 5 प्रकार होते हैं तो कब होते हैं, 6 प्रकार होते हैं तो कब होते हैं। इन सभी का अपन समझते हुए चलेंगे। फिर ये जो आपके जो डाउट है उनको समझेंगे, फिर अपन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जो समास के अंदर आवश्यक शब्दावली होती है उसको समझ लेते हैं। फिर अपन बिंदु को प्रारंभ करेंगे ताकि आपको बिंदु समझते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। क्योंकि अपने मस्तिष्क में, अपने दिलो-दिमाग में जब शब्दावली अपने फिट रहेगी, तब अपन उस टॉपिक को, उस बिंदु को अच्छे से समझ पाएँगे। तो इस प्रधान शब्द का अर्थ क्या होता है? इस प्रधान शब्द का अर्थ होता है कि इनके अर्थ पर, किसका अर्थ? इस यथासंभव, ये क्या है? ये एक सामासिक शब्द है, सामासिक पद है। अगर मैं इसको सामासिक शब्द कहूँ तो भी सही है, सामासिक पद कहूँ तो भी सही है, समस्त पद कहूँ तो भी सही है, समास युक्त पद कहूँ तो भी सही है। लेकिन अगर इसको मैं समास कह दूँ तो ये गलत है। समास नहीं कहना है। समास किसे कहना है? कि इनके बीच में जो जितना संभव हो सके, ये जो अपन ने इनको हटाया, इनको हटाने की जो विधि होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और इनको हटाने के बाद यथासंभव शब्द जो बचा, इसको क्या कहेंगे? इसको सामासिक पद कहेंगे। इस सामासिक पद के अर्थ पर जो जिस शब्द का, जिस पद का मुख्य बल पड़ता है, वो कौन होता है? वो प्रधान होता है, इस सामासिक पद पर। समझ गए बात को? ठीक है। तो प्रधान कौन होता है? गौण कौन होता है? आप समझ गए होंगे, इस बात की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं और आगे अपन पढ़ते हुए चलते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे किसकी बात कर ली? अपन ने समास का शाब्दिक अर्थ अपन ने देख लिया। समास का शाब्दिक अर्थ अपन ने देख लिया। समास की परिभाषा क्या होती है वो अपन ने देख ली। और इसके बाद में अपन ने समास विग्रह की परिभाषा क्या होती है, समास विग्रह की क्या-क्या शर्तें होती हैं, उन सब की बातें अपन ने कर ली। फिर अपन ने सामासिक पद क्या होता है, वो अपन ने देख लिया। अब अपन समास के स्रोत क्या होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्रोत, कि समास शब्द कैसे बनते हैं, उनका स्रोत क्या होता है। जैसे जैसे कि अपन ने संधि के अंदर बात की थी कि संधि का स्रोत क्या है? संधि का स्रोत है संस्कृत। संधि का स्रोत क्या है? संस्कृत। और संस्कृत से जो शब्द अपन हिंदी के अंदर काम में लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार पुनः मैं बात को दोहरा देता हूँ
कि संधि के अंदर अपन ने जिक्र किया था कि संधि का स्रोत क्या है, संधि शब्द का स्रोत क्या है। तो संधि कहाँ से पढ़ रहे हैं अपन? संस्कृत से हिंदी के अंदर आई। तो तो संधि सिर्फ संस्कृत शब्दों से यानी कि तत्सम शब्दों के अंदर संधि के नियम लगेंगे। बाकी जो भी बच जाता है तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द, इनके अंदर संधि के नियम नहीं लगते। तो संधि का स्रोत क्या है? तत्सम शब्द। उसी प्रकार से अपन समझेंगे कि समास के स्रोत क्या है। क्या जिस प्रकार से संधि का स्रोत एकमात्र है तत्सम, उसी प्रकार से समास का भी एक ही स्रोत है। और इससे अधिक है तो कितने हैं, कौन-कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्रोत है इनके, पहला स्रोत की बात कर लेते हैं। पहला स्रोत क्या होगा? वही जो संधि का है। कौन-सा? समास अपन संस्कृत के अंदर भी पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये हुआ कि संधि का स्रोत, पहला स्रोत हो जाएगा तत्सम शब्द। तत्सम का तत्सम के साथ में क्या होगा? मेल होगा। देखो, मेल अपन पढ़ते हैं संधि के अंदर भी और मेल अपन करते हैं समास के अंदर भी। किस प्रकार से करते हैं? इन दोनों के मध्य किस प्रकार से अंतर है, किस प्रकार से भिन्नता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है? और अपन समझेंगे कि संधि और समास के अंदर किस प्रकार का फ़र्क है। अभी के लिए बस इस चीज़ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे आप ध्यान केंद्रित करें कि समास के स्रोत क्या है? तत्सम, यानी कि तत्सम शब्द है तो उसका मेल भी किसके साथ में होगा? तत्सम के साथ में होगा और यदि तत्सम का तद्भव के साथ में मेल किया जाता है तो वह अशुद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा हो जाता है तद्भव। दूसरा स्रोत कौन-सा है? तद्भव। तद्भव का मेल किसके साथ में होगा? तद्भव का मेल भी तद्भव शब्द के साथ में होगा। तद्भव का मेल तत्सम के साथ में कभी नहीं होगा। तीसरी बात, तीसरी बात कि विदेशी शब्दों का मेल भी किसके साथ में? विदेशी के साथ में। विदेशी का मेल भी विदेशी के साथ में और संकर शब्द का मेल भी किसके साथ में? संकर शब्द के साथ में। ठीक है? तो इनका स्रोत कितने प्रकार से माना जाता है? इनका माना जाता है तत्सम से, तद्भव से, विदेशी से और संकर शब्द से इनका स्रोत माना जाता है। अब अपन समझते हैं कि संधि और समास में किस प्रकार से अंतर है। तो संधि के अंदर अपन ने समझा था, संधि की परिभाषा अपन ने क्या समझी थी कि दो शब्दों के मेल से अगर उनके अंदर विकार उत्पन्न होता है, तब तो क्या है? संधि है। लेकिन समास के अंदर दो शब्दों का मेल तो होता है, लेकिन वहां पे विकार नहीं होता। वहां पे आपका संयोग भी हो सकता है, विकार भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं कि सूर्योदय। क्या लिखा मैंने? सूर्योदय, सूर्योदय। तो इसका समास विग्रह अपन करेंगे तो क्या करेंगे कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का उदय होना। लेकिन इसका अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? सूर्य धन उदय। क्या करेंगे? सूर्य धन उदय। तो ये क्या है? ये संधि है। तो यहाँ पे इन दोनों के मेल से यहाँ पे क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। ठीक है? तो संधि के अंदर विकार होता है, समास के अंदर विकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है? तो संधि और समास के अंदर जो विकार अंतर है वो क्या है कि दो शब्दों के मेल से क्या हो सकता है? विकार हो सकता है। संधि के अंदर, समास के अंदर विकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा दूसरा अगर अपन इस दोनों के अंदर अंतर देखें तो वो क्या होगा? दूसरा अंतर ये होगा कि संधि सिर्फ संधि सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलती है? तत्सम शब्दों के अंदर देखने को मिलती है। संधि अपन को सिर्फ तत्सम शब्दों के अंदर देखने को मिलती है, जबकि समास अपन को कहाँ पर मिलता है? तत्सम में भी मिलता है, तद्भव में भी मिलता है, विदेशी में भी मिलता है और संकर शब्दों के अंदर भी समास होता है। ठीक है? बढ़ते हैं आगे और आगे अपन देखते हैं कि किन शब्दों के अंदर समास नहीं हो सकता। कि तद्भव के अंदर होता है, तत्सम के अंदर होता है, विदेशी के अंदर होता है, संकर शब्दों के अंदर समास होता है। लेकिन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर
समास नहीं होता। तो वो कौन से हैं? 2 शब्द आपको दिलो-दिमाग में रखने हैं। पहला आपको रखना है कि प्रत्यय लगे शब्द समास नहीं हो सकते। प्रत्यय लगे शब्द समास नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको लिखना है सामान्यतः। क्या लिखेंगे? सामान्यतः, सामान्यतः प्रत्यय लगे शब्दों में क्या नहीं होगा? समास नहीं होगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि बहुवचन शब्दों के अंदर, बहुवचन शब्दों में क्या नहीं होगा? बहुवचन शब्दों के अंदर समास नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिखा सामान्यतः। तो कौन सी परिस्थिति ऐसी होती है कि जिनके अंदर समास होता है? तो यहाँ पे आपको अपवाद के रूप में रखना है कि अपत्यवाची प्रत्यय, अपत्यवाची प्रत्यय के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको समास मिल सकता है। अपत्यवाची प्रत्यय। अपन जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे कि अपत्यवाची प्रत्यय कौन से होते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि समास के प्रकार। समास के प्रकार कितने होते हैं? आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं, 4 या फिर 5 या फिर 6। आपको जवाब देना है कि समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? अगर 4 कहूँ तो भी सही है, 5 कहूँ तो भी सही है और 6 कहूँ तो भी सही है। किस प्रकार से? ये किन के आधार पर इनके अलग-अलग प्रकार माने जाते हैं? जैसे कि अभी अपन ने एक शर्त समझी थी कि प्रधान, पद की प्रधानता। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं? पद प्रधानता के आधार पर, पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। किस प्रकार से? आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहला प्रकार मैं आपके सामने लिखता हूं कि पद प्रधानता के आधार पर समास का पहला प्रकार क्या होगा? कि जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, कि प्रथम पद क्या हो? कि प्रथम पद प्रधान हो। और इसके अंदर अपन दूसरा प्रकार पढ़ेंगे कि क्या हो? दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान। और इसका तीसरा प्रकार अपन जो पढ़ेंगे कि प्रथम पद प्रधान हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया और अपन तीसरा प्रकार जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान या उदय पद प्रधान। दोनों को क्या कह सकता हूं? उभय पद प्रधान, उभय पद प्रधान हो। उभय यानी कि दोनों। ठीक है? तो चौथा प्रकार अपना क्या होगा कि दोनों पद प्रधान नहीं हो, दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद गौण हो। दोनों पद क्या नहीं हो? प्रधान नहीं हो। ये दोनों पद प्रधान नहीं हो। तो ये पद प्रधानता के आधार पर अपन पढ़ते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कि पहला पद प्रधान हो, दूसरा प्रकार पढ़ते हैं कि दूसरा पद प्रधान हो, तीसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं कि दोनों पद प्रधान हो और चौथा प्रकार अपन पढ़ते हैं कि दोनों पद प्रधान नहीं हो। ठीक है? तो प्रथम पद प्रधान किस समास के अंदर होता है? तो वो होता है अवयवी भाव समास। क्या होता है? अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। दूसरा पद प्रधान किस समास के अंदर होता है? तो वो होता है तत्पुरुष समास के अंदर। किसके अंदर होता है? तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास के 2 भाग और माने जाते हैं। कौन से? इनके 2 भागों की बात करूं मैं, तो 2 भाग हो जाते हैं। कर्मधारय समास, क्या हो जाता है? कर्मधारय। और इसी का दूसरा रूप माना जाता है द्विगु। कितना? क्या माना जाता है? द्विगु। और दोनों पद प्रधान कौन से समास के अंदर होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के अंदर। किसके अंदर? द्वंद्व समास के अंदर।
इसका उच्चारण अपन किस प्रकार से करेंगे? द्वंद्व। क्या करेंगे? द्वंद्व। इसका उच्चारण 1-2 बार करके देखिए देखो। द्वंद्व। और दोनों पद प्रधान नहीं होते कौन से समास के अंदर? तो अपन पढ़ते हैं कि बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद प्रधान नहीं होते। ठीक है? तो ये अपन को जवाब मिल गया कि समास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन से? पद प्रधानता के आधार पर इनके 4 प्रकार होते हैं कि प्रथम पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद प्रधान नहीं हो। और इनके 6 प्रकार कौन से हैं? तो 6 प्रकार अपने सामने लिखे आ रहे हैं। पहला अविभाज्य समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु और पांचवा द्वंद्व और छठा अपन को देखने को मिलता है बहुव्रीहि समास। क्या मिलता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है? तो अगर इनके 5 प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार कौन से होते हैं? तो वो 5 प्रकार जो होते हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। 5 प्रकार कौन से होते हैं, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो 5 प्रकार किसके माने जाते हैं? कि मूल समास के कितने प्रकार माने जाते हैं? मूल समास के प्रकार माने जाते हैं 5। मूल समास का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। मूल समास कहते ही इसका अर्थ क्या निकलता है कि संस्कृत के अंदर समास के कितने प्रकार माने जाते हैं? 5 समास 5 प्रकार माने जाते हैं। कौन-कौन से? आइए उनकी भी बात अपन बारी-बारी से करते हैं। पहला मैं आपके सामने लिखता हूं कि केवल समास, जिसके अंदर किसी भी समास का नियम नहीं लगता है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? केवल समास के अंदर आ जाएगा। दूसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। इसके अंदर जो तीसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे, वो तीसरा प्रकार पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास के यहाँ पे अपन 2 प्रकार पढ़ेंगे। 2 प्रकार कौन-कौन से? उनकी बात अपन कर लेते हैं। उनकी बात अपन कर लेते हैं कि वो 2 प्रकार कौन से हैं। तो 2 प्रकार हैं। एक प्रकार आपका हो जाएगा व्याधिकरण समास, व्याधिकरण समास और एक आपका प्रकार हो जाएगा समानाधिकरण प्रकार। इनके अंदर कौन-कौन से समास आते हैं, उनकी बात अपन जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तब अपन करेंगे। ठीक है? तो इसका अगला जो प्रकार है, चौथा प्रकार कौन-सा हो जाता है? द्वंद्व समास। कौन-सा हो जाता है? द्वंद्व समास। और इसका जो अंतिम प्रकार होता है, वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है? तो समास के प्रकार कितने? 4 प्रकार, 5 प्रकार और 6 प्रकार। आपको इनके अंदर प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, अभी उनकी बात अपन करेंगे। आगे देखते हैं, समास के प्रकार 6 कब होते हैं? जब आपको सामान्य प्रश्न पूछे कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तब आपको जवाब देने हैं कि समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार कौन से? ये जो आपके सामने लिखे आ रहे हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये जो 5 प्रकार लेके आए 6 प्रकार आपके सामने लेके आ रहे हैं, ये किसके माने जाते हैं? ये हिंदी के अंदर माने जाते हैं। हिंदी के समास के अंदर माने जाते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। आपको इन तीनों प्रकारों के प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछेंगे? पहला, आपसे पूछ सकता है कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा 4। ठीक है? दूसरा, दूसरा किस प्रकार से पूछ सकता है कि मूल समास के अंदर समास के कितने प्रकार होते हैं? तब आपका जवाब क्या होगा कि मूल समास का नाम आते ही आपके ज़हन में आना चाहिए कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? संस्कृत से पूछ रहा है। क्योंकि हिंदी का जन्म किससे माना जाता है? संस्कृत से माना जाता है। किससे माना जाता है? संस्कृत से। ठीक है? तो मूल कौन-सी हो जाएगी? तो मूल हो जाएगी आपकी संस्कृत।
तो मूल समास कौन-सा? संस्कृत वाला। संस्कृत के अंदर समास के प्रकार कितने? 5 प्रकार। तो दूसरा प्रश्न क्या बना कि मूल समास के अंदर समास के प्रकार कितने? तो 5। और आपको सामान्य प्रश्न पूछ ले कि समास के प्रकार कितने होते हैं, तब आपका जवाब हो जाएगा 6। और 6 कौन-कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और अंतिम जो प्रकार है, वो होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। इनके अंदर 2 शब्द जिनका अर्थ अपन समझ लेते हैं। एक आपके सामने लिखा आ रहा है बहुव्रीहि और दूसरा आपके सामने लिखा आ रहा है द्विगु समास। और इसके अंदर एक और समझते हुए चलेंगे कि अवयवी, ठीक है? एक अपन टॉपिक पढ़ेंगे एक अवयवी अव्ययीभाव समास। इसके अंदर जो अवयवी होता है इसका अर्थ अपन समझते हैं और इसके अलावा अपन पढ़ेंगे इनको अवयवी कह सकते हैं और इनको क्या कह सकते हैं? अविकारी भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं? अविकारी भी कह सकते हैं। अविकारी शब्द को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक शब्द अपन ने सीखा था कि विकार। इस विकार का अर्थ अपन ने कब पढ़ा था? इस विकार का अर्थ अपन ने पढ़ा था संधि पढ़ते समय। संधि की परिभाषा पढ़ी थी तब अपन ने समझा था कि विकार। तो इस विकार का अर्थ वहां पे अपन ने क्या समझा था? कि विकार का अर्थ अपन ने समझा था कि परिवर्तन। क्या समझा था? कि परिवर्तन। और ये परिवर्तन किस प्रकार से होता है? कि किसी शब्द के साथ में लिंग वचन कारक लगने से अगर उस शब्द के अंदर परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है, तो उस शब्द को क्या कहेंगे? उस शब्द को कहेंगे विकारी। उस शब्द को क्या कहेंगे? विकारी। और विकारी शब्द कौन-कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं जिनके अंदर अपन पढ़ेंगे संज्ञा और दूसरा अपन पढ़ेंगे सर्वनाम और तीसरा अपन पढ़ेंगे क्रिया और चौथा इसके अंदर पढ़ेंगे क्रिया विस चौथा अपन पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। तो ये हो जाता है विकारी। विकार विकार का अर्थ अपन समझते हैं कि परिवर्तन। परिवर्तन कैसे? कि लिंग वचन कारक इनका इनके साथ में उपयोग हो जाने पर अगर इन शब्दों के अंदर परिवर्तन हो जाता है, तब वो क्या बन जाते हैं? विकारी शब्द बन जाते हैं। और विकारी कौन-कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है? तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि इस बहुव्रीहि का अर्थ क्या होता है? बहु का अर्थ होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। और व्रीहि का अर्थ होता है अनाज। कि बहुत है अनाज जिसके पास, वो कौन? संपन्न किसान। ठीक है? और इस द्विगु का अर्थ क्या हो जाता है? द्वि यानी 2 और इसका अर्थ हो जाता है गाय, कि 2 गायों का समूह। ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में अपन समास के प्रकारों को पढ़ते हुए चलेंगे। उनके एक-एक प्रकारों के किस प्रकार के नियम बनते हैं, उनके क्या उदाहरण होते हैं, उनकी बात अपन आगे की क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।